नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में इंडस वाटर ट्रीटी को समझने की कोशिश करेंगे। ये पानी क्या क्या करवा सकता है और पाकिस्तान को किस हालात में पहुंचा सकता है, इसकी भी बात समझने की कोशिश करेंगे। इस पानी की वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी देखने की कोशिश करेंगे और साथ में आपको बताऊंगा कि दुनिया से भी पाकिस्तान को लोन मिल पाएगा अब डॉलर्स में या नहीं मिल पाएगा। यह सारा फ्यूचर अब पाकिस्तान का डिसाइड होगा इसी आधार पर। आज के वीडियो में इसकी बात करते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी की शुरुआत जो है ये 19 सितंबर 1960 को दोनों देशों के बीच में हुई थी। अब जाहिर सी बात है 1947 में दोनों देशों का जमीन के आधार पर बंटवारा हुआ, उसके बाद पानी का भी बंटवारा होना था, जिसके लिए 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ और इसी को इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। अब ये ट्रीटी किस तरीके से काम करती है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब ये ट्रीटी हुई तो इसमें यह फैसला लिया गया कि ईस्ट की जो 3 नदियां हैं जैसे कि रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों का पानी भारत यूज करेगा, जबकि दूसरी तरफ वेस्ट की जो 3 नदियां हैं सिंधु नदी, झेलम और चिनाब, इन तीनों का पानी पाकिस्तान यूज करेगा और इसको भारत अपनी टेरिटरी में रोकने की कोशिश नहीं करेगा। अगर मैप के आधार पर हम देखें तो वेस्ट की जो ऊपर से 3 है, जैसे कि ये आपकी जा रही है सिंधु नदी, दूसरी हो गई झेलम और तीसरी हो गई चिनाब। इन 3 नदियों को रखा गया पाकिस्तान के लिए इस एग्रीमेंट में। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आपकी पूर्व की जो 3 नदियां हो गई जैसे कि रावी हो गई, ब्यास हो गई और सतलज हो गई, ये तीनों नदियां भारत की तरफ आ गई। ये मेन ट्रीटी इस तरीके से काम करती है। पाकिस्तान के लिए इन 3 नदियों का पानी इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तान में टोटल जितने भी पानी की खपत है उसका 80% पानी इन्हीं 3 नदियों से पाकिस्तान यूज करता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के आधार पर बात करी जाए तो यह संधि दोनों ही देशों को केवल पीने का पानी ही नहीं देती है बल्कि एग्रीकल्चर के लिए भी पानी देती है और साथ में इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी देती है। मतलब दोनों देश इन नदियों के पानी को व्यापार के पर्पस से भी यूज करते हैं, बिजली बनाने का काम भी करते हैं, पानी को पीते हैं और साथ में अनाज भी उगाने का काम करते हैं। इस ट्रीटी के अंतर्गत तीनों नदियां अलग अलग हैं। हालांकि ये सब सिंधु रिवर सिस्टम के अंतर्गत ही आती हैं, लेकिन हां, नदियों के बंटवारे का मतलब यहां पर यह है कि जो नदियां भारत के बंटवारे में आई हैं उनका पानी भारत यूज करेगा और जो पाकिस्तान के हिस्से में गई हुई नदियां हैं उनका पानी भारत किसी भी तरीके से रोक नहीं सकता है। अब दोस्तों समझते हैं इस संधि की जरूरत आखिर पड़ी क्यों। 1947 में जब हमारा देश आजाद होता है तो इस टाइम पर सिंधु नदी के पानी को लेकर कोई भी इस तरीके की व्यवस्था स्थापित नहीं करी गई थी। हालांकि जब हम सिंधु नदी को देखें तो ये चाइना के तिब्बत वाले रीजन से निकलती है, फिर भारत में आती है, उसके बाद पाकिस्तान में जाते हुए अरब सागर में नदी गिर जाती है। अब हुआ क्या कि 1948 में भारत के द्वारा टेम्परेरी बेसिस पर सिंधु नदी का पानी रोका गया यहां पे डैम वगैरह बनाने के लिए। ऐसे में बच्चा बाप से नाराज हो गया और सीधे चला गया कहां पर, यूनाइटेड नेशंस। बच्चे ने पापा की शिकायत करते हुए वहां पर बोला कि पापा हमें पानी नहीं दे रहे हैं, तो भैया आप ही इंटरवीन करिए। यूनाइटेड नेशंस की तो आदत है हर जगह पर अपनी टांग घुसाने की। यूनाइटेड नेशंस बीच में आता है और इनका कहना है कि अब हम मीडिएटर का काम करेंगे और हम इसके लिए वर्ल्ड बैंक को अलॉट करते हैं। तो पूरा मुद्दा यह चला गया वर्ल्ड बैंक के ऊपर इस तरीके से। अब वर्ल्ड बैंक ने इस तरीके से इसको डिसाइड किया कि हां भैया नदियों का बंटवारा कर दिया जाएगा, लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस पर राजी नहीं थे। पाकिस्तान का कहना था कि हमें पूरा पानी चाहिए, भारत का कहना था हमें पूरा पानी चाहिए। आखिरकार 12 साल तक इसी में जद्दोजहद चलती रही और 12 साल के बाद जाकर 1960 में दोनों देशों के बीच में सहमति बनी और तब जाकर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान के बीच में यह एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसकी कुछ फोटोज भी आप यहां पर देख सकते हो। जवाहरलाल नेहरू के साथ आयूब खान बैठे हुए हैं। ये वही कुछ पल हैं जिसमें ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई थी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये ट्रीटी अब भारत सरकार ने सस्पेंड कर दी है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कैसा झटका मिलेगा या फिर दूसरी तरफ से पाकिस्तान को कोई मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सिंधु नदी से पाकिस्तान के पास जितनी भी उसकी वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी पूरी होती है, फिर चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो या फिर उनके यहां पर व्यापार हो। मतलब कहने का ये कि सिंधु नदी पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोगों की केवल प्यास ही नहीं बुझाती है जबकि उनके घर बार भी चलाने का काम करती है। अब ऐसे में ये जो ट्रीटी है, इस ट्रीटी का सस्पेंड हो जाने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर 80% वाटर फ्लो जो है वो सिंधु नदी की वजह से जाता है। तो अगर ये सस्पेंड हो गई तो 80% वाटर फ्लो पाकिस्तान का सीधे सीधे इंपैक्ट होगा। ऑलरेडी वैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे
हिस्से हैं सिंध प्रांत के अंदर जहां पर पानी की समस्या चल रही है। लेकिन अगर यह संधि पूरे तरीके से अब टूट जाती है तो पाकिस्तान के लाहौर वाले रीजन को भी पानी की समस्या झेलनी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, यहां का व्यापार भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा और साथ में ये अभी जितनी भी बिजली का उत्पादन कर रहे हैं उतनी भी बिजली का उत्पादन आगे चल के नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान अभी जितनी भी बिजली का उत्पादन कर रहा है उससे उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, पाकिस्तान की जो ओवरऑल इनकम है उसमें से 23% इनकम उनकी एग्रीकल्चर से आती है। यह सेम उसी तरीके से है कि अगर पाकिस्तान 100 रुपए कमा रहा है तो उसकी 23 रुपए की कमाई खेती से आ रही है और यह खेती सिंधु नदी के पानी से ही हो पा रही है। और अब जब यह पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी, यह पानी पहले ही रोका जाने लगेगा तो इनके खेतों तक प्रॉपर पानी नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से सीधे सीधे 23% इंपैक्ट होगा। इतना ही नहीं, ओवरऑल में 23%, लेकिन अगर पाकिस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो उनका 68% तक खेती से ही पेट भरता है। मतलब वहां के 68% लोग सिर्फ और सिर्फ खेती के ऊपर ही निर्भर करते हैं। इंडस रिवर की वजह से यहां के एग्रीकल्चर के अलावा यहां के फूड सिक्योरिटी की भी गारंटी मिलती है। यहां के लोगों का पेट भरता रहेगा, इस बात की गारंटी एक तरीके से इंडस रिवर सिस्टम है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल मार्केट में क्या हाल चल रहा है। एक संस्थान है जिसको बोलते हैं FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसके रडार में पाकिस्तान पिछले 7 से 8 साल से है। FATF पूरे दुनिया में एक ऐसा संस्थान है जो कि देशों को मॉनिटर और कंट्रोल करता है इस आधार पर कि कोई देश मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहा है, कोई देश काला बाजारी पैसे की तो नहीं कर रहा है, या अपने पैसे को टेररिज्म फंडिंग में तो नहीं लगा रहा है। अगर कोई भी कंट्री ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो FATF उसको बैन कर देता है। अब FATF के अंदर भी कई लिस्टें हैं, उनकी एक है ग्रे लिस्ट और एक है ब्लैक लिस्ट। पिछले 8 सालों में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है FATF ने। इवन 2020 के आसपास पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट भी 1 साल के लिए कर दिया था। तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट या फिर ग्रे लिस्ट में FATF के डालने का मतलब यह है कि कोई भी दुनिया का जो कि इंटरनेशनल बैंक है वो पाकिस्तान को लोन देने से अब मना कर देता है। यही कारण है कि आप पाकिस्तान के पिछले 8 से 10 साल का इतिहास उठा के देखिए, वर्ल्ड बैंक ने 1 रुपया भी पाकिस्तान को लोन नहीं दिया है। आखिरी बार 5 साल पहले IMF के द्वारा $6 बिलियन का लोन पाकिस्तान सरकार को दिया गया था, लेकिन वो भी दूसरे तर्ज पर दिया गया था कि आप जैसे जैसे खर्च करते जाओगे वैसे वैसे हम आपको देते जाएंगे पैसा। 6 बिलियन हमने सैंक्शन तो कर दिया है, लेकिन पूरा हम आपको एक साथ नहीं देंगे क्योंकि आपका रिकॉर्ड खराब है, आप टेररिज्म फंडिंग में इस पैसे का यूज करते हो, इसलिए आप अपने खर्चे बताइए और जितने खर्चे बताते जाओगे उतना पैसा हम आपको देते जाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान अभी भी $6 बिलियन ले नहीं पाया है वाजिब कारण बताकर IMF से। मतलब अपने घर की अर्थव्यवस्था तो पहले से ही ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भी जो पहले रेपो हुआ करती थी वो भी जान से गई। ऐसे में भारत सरकार का पाकिस्तान के साथ इंडस रिवर ट्रीटी को खत्म कर देने का मतलब है एक 10 किलो की मछली को छोटी सी बाल्टी में छोड़ देना तड़पने के लिए। अगर यह ट्रीटी पूरे तरीके से टूटती है तो अभी तक पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस थी, लेकिन अब आप पहली बार एशिया में किसी कंट्री के अंदर वाटर क्राइसिस भी देख सकते हो। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सही किया या फिर पहलगाम अटैक में पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी कैसे हो सकती है और पाकिस्तान जैसे देश को या उसकी पूरी आवाम को पानी के लिए तरसाना सही बात नहीं है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर एक बार बताइएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो जो ऊपर वाला रीजन है यहां पर ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी रहता है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इंडस रिवर है। जबकि आप पाकिस्तान में नीचे सिंध प्रांत की तरफ या कराची वाले रीजन में जाएंगे तो वहां पर आपको ग्राउंड वाटर रिचार्ज ही नहीं मिलेगा। यही कारण है कि कराची और सिंध वाले प्रांत में इतनी अच्छी खेती नहीं होती है जितनी कि लाहौर वाले रीजन में और इस्लामाबाद के आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा बेहतर खेती हो पाती है। अब ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज इनके पास यह होगा कि ग्राउंड वाटर ही जब रिचार्ज नहीं होगा तो खेती की क्वालिटी भी लगातार गिरती हुई चली जाएगी। इसके बाद अगर पाकिस्तान के वाटर स्टोरेज कैपेसिटी की हम बात करें तो इनके 2 इंपॉर्टेंट डैम हैं, एक तो है मंगला डैम और दूसरा है तरबेला डैम। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पाकिस्तान को जितने भी एनुअल में पानी की जरूरत पड़ती है, मतलब एक साल में जितने भी पानी की जरूरत पाकिस्तान को पड़ती है उसका केवल 10% ही पानी इनके डैम में है। मतलब ये जो बाउल है, जो स्टोरेज है, ये ऑलरेडी केवल 10% पानी से ही भरा है, बाकी खाली है इस टाइम पर। जो मैंने आपसे पूछा है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप 2025 के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली SSC या किसी वनडे एग्जाम की,
तो आप टेक्स्ट बुक से कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। और अगर 90% तक का डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड लगा लीजिएगा सुल्तान डिस्काउंट कोड अप्लाई करते ही आप बैच के जो प्राइस हैं वो देखोगे सबसे न्यूनतम बेसिस पर आ जाएंगे। 4 से 5 हजार के कोर्सेज भी आपको मेरा डिस्काउंट कोड लगाने पर सिर्फ और सिर्फ 550 या 250 इस तरीके से मिल जाएंगे। बैचेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एसएससी में 30%, रेलवे में 35%, सीडीएस में 25% और बाकी सभी एग्जाम्स में 10 से 20%। ये वेटेज है स्टैटिक जीके का हर एक एग्जाम में। हम लोग आखिर पढ़ कहां से रहे हैं? या तो गूगल कर रहे हैं कोई रैंडम टॉपिक, या कोई एक किताब से पढ़ ले रहे हैं, या फिर किसी दूसरी जगह पर रैंडमली जाके अप्रोच कर रहे हैं। मतलब अंधेरे में तीर मार रहे हैं, उससे ज्यादा स्टैटिक जीके के बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं अगर आपको बोलूं कि मैं गारंटी देता हूं कि अगर ये 2 जगह से आप पढ़ लो तो स्टैटिक जीके का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी लेवल हो, हर एक जगह पर आप 100 और 100 स्कोर करके आओगे। तो आप कैसा सोचो? 3 सालों की मेरी पूरी मेहनत है इस किताब में। पहले मैंने एक किताब लॉन्च करी थी, ये टेबुलर फॉर्मेट में स्टैटिक जीके के 81 टॉपिक कवर करती है। और अब मैंने इसे लॉन्च किया है जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक्स को कवर करती है। इस किताब को जब आप लेते हो तो इसमें सारे टॉपिक्स टेबुलर फॉर्मेट में कवर हैं और उन्हीं टॉपिक से बनने वाले सभी क्वेश्चन इस किताब में कवर हैं सॉल्यूशन के साथ। इतना ही नहीं, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर से कौन सा क्वेश्चन और कितने सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सब कुछ कंपाइलेशन इस एक किताब में किया हुआ है। दोनों बुक्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोनों किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं और अमेज़न और फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस साल भी सिलेक्शन स्टैटिक जीके की वजह से रुक जाए, क्योंकि हमें पता है हम जीएस बहुत सारी पढ़ते हैं, उसके बाद भी एग्जाम में जब जाते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि हमारा सिलेक्शन रोक देते हैं। कारण क्या है? कारण सिर्फ स्टैटिक जीके। इसलिए अभी जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे जाकर बुक मत खरीदिए, पहले उसके रिव्यूज देखिए। बुक का सैंपल भी होगा, सैंपल देखिए और उसके बाद अगर आपको लगे तो फिर ऑर्डर करके अपने घर मंगाइए।